हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मॉल के बाहर गाड़ी पार कर निकल ही रही थी कि पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सालू दीदी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बड़े प्यार से पीछे से पकड़ते हुए कहा, चलिए तो सही, सब बताती हूँ। हम आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। वो खाने का ऑर्डर करने लगी और मैं वहीं चेयर पर बैठकर उसके साथ की स्मृतियों में खो गई। आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। लगभग 1 सप्ताह होने को आया था। आसपास होते हुए भी उसे लोगों के होने न होने का जैसे ख्याल ही नहीं। अपने में कहीं खोई सी थी वो। दिन भर तो कमरे में तकियों को बाहों में जकड़कर बैठे दिखाई पड़ती। अंधेरा होते छत के छज्जे पर खड़ी दिखाई देती, जैसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। सीमा की ये हालत देख मैं थोड़ी हैरान तो थी, लेकिन सोचा कुछ होगा तो बता देगी, क्योंकि हमारे बीच सब ठीक चल रहा था। अरे ये क्या, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि सीमा से मेरा रिश्ता क्या है। मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। काम को बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करती। उसको ज्वाइन किए लगभग 9 महीने हो गए, पर उसका ऑफिस में मेरे सिवा कोई दोस्त नहीं बना था। इतना ही नहीं, दिल्ली जैसे शहर में लड़कियां जब नई नई आती हैं तो उन्हें एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, अर्थात कोई ढंग का रहने का ठिकाना और साथी। 6 महीने से ज्यादा हो गए उसके साथ एक ही घर में रहते हुए। सीमा साधारण नए नक्श की बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की है। उसके साथ मतभेद या किसी प्रकार के झगड़े का तो मतलब ही नहीं बनता। ऑफिस के बाद का समय हम दोनों का कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। इस 9 महीने में पहली बार सीमा को इस प्रकार देख रही थी। खाने को बोलती तो भूख नहीं है, अभी आप खा लीजिए। टीबी के नाम से नींद आने लगती। रात में उसकी रोने की सिसकियां सुनाई देती। मैंने सुबह उठकर पूछा, सीमा क्या बात है, सब ठीक तो है और घर में सब कैसे हैं? उसने बिना मेरी तरफ देखे ही जवाब दिया, जी दीदी सब ठीक है। फिर मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा। 3 नवंबर की शाम ऑफिस से आकर मैं किचन में काम करने के साथ ही सीमा की गतिविधियों पर नजर भी रख रही थी। बिना कुछ बोले तब मुझे महसूस हुआ कि सीमा जरूर किसी बात से बहुत परेशान है, लेकिन क्या, यह जानने के लिए रात में फ्री होकर उसके रूम में पहुंची और तकियों को बाहों में जकड़े उसी ध्यान मुद्रा में बैठी रही। उसे मेरे रूम में पहुंचने की आहट तक महसूस नहीं हुई। मैं भी कुछ अनहोनी की आशंका से उसके पास बैठ गई। हमेशा की तरह बड़े प्यार से उसके कंधे को पकड़कर कहा, बेटा क्या बात है, आजकल तो तुम किसी तीसरी दुनिया में ही रहती हो। ऐसा लगता जैसे किसी मेले से लौटकर कोई सीमा की हमशक्ल मेरे साथ आ गई हो। सीमा नहीं, मेरी सीमा तो ऐसी नहीं थी। वो तो लगभग हर बात मुझसे शेयर कर लेती थी, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। उसने हड़बड़ाकर जवाब दिया, नहीं सालू दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सच सच बताओ क्या चल रहा है इतने दिनों से? झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम एक एक्टर के तौर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। वो बिना कुछ बोले बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर रोने लगी। जैसे तैसे उसको चुप कराया, फिर पूछा, अब बताओगी कि मेरी बहादुर सीमा को हुआ क्या है? उसने बताना शुरू किया तो मैं चुपचाप सुनने लगी और साथ ही उसके चेहरे पर निरंतर आते जाते भाव को भी पढ़ रही थी। लंबी सांस खींचकर बोली, सालू दीदी, दिन और तारीख बार बार लौट आते हैं हमें तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए, पर नहीं लौटते तो वो हसीन लम्हे, वो सपनों की तरह गुजरा वक्त और वो जिसके आसपास मेरी दुनिया घूमती थी। 2 साल पहले की ही तो बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सब कुछ हो रहा हो। आर्मी ज्वाइन की थी उसने, सियाचिन में पोस्टिंग थी। आर्मी ज्वाइन की थी उसने और सियाचिन में पोस्टिंग थी। सालों की चाहत अक्टूबर में पूरी हुई थी जब वो 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। 2 दिल एक साथ धड़के थे। मैंने पंकज के कंधे पर सिर रखकर सपनों की दुनिया का सफर शुरू किया था। 2 महीने कब पूरे होने आए थे पता ही नहीं चला और फिर 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाकर कल आने की कहकर निकला। जाते जाते कितना खुश था वो।
3 नवंबर को मैं बावरी होकर उसका इंतजार कर रही थी। रात के 9 बजे दरवाजे पर बेल बजी। मैं भागकर दरवाजा खोली। सामने पंकज खड़ा था। आंखें लाल थी, चेहरा मुरझाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जमाने भर की उलझने अपने सिर पर रखकर लाया था। दरवाजा बंद कर मैं उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना कुछ बोले उसने मुझे सीने से लगा लिया। अपनी आंखों में आए आंसुओं को मुझसे छिपाकर पोंछने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी तरह उसको सहारा देकर बेड पर बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम ठीक हो? हुआ क्या है? उसने बिना कुछ जवाब दिए मुझे फिर सीने से लगा लिया। काफी देर बाद उसे नॉर्मल कर पाई थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे उससे कोई छीन रहा है और वो लाचार कुछ नहीं कर पा रहा है। बड़ी देर में बोला था, सीमा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं जैसे ही ड्रेसिंग टेबल से सर में मसाज करने के लिए तेल लेने के लिए उठी कि उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरा दम घुटता है। मैंने उसके हाथ को दोनों हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, बस तुम्हारे सिर का इलाज कर दूं ताकि तुम आराम से सो सको। उसको बेड पर लिटाकर पास ही कुर्सी डालकर धीरे धीरे उसके सिर को दबाते हुए ऑयलिंग करने लगी और धीरे धीरे उसके मन में चल रही उथल पुथल को शांत करती रही। जब उसे राहत हुई तो मैं उठ खड़ी हुई थी। शहर में यूं तो पंकज के कई यार दोस्त थे, पर अपने दिल की बात किसी से कह पाए ऐसा मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं उसके महबूबा होने के साथ ही माँ, टीचर, दोस्त और एक छोटी बच्ची, यानी कि जब उसको जिसकी जरूरत होती बन जाती थी। जब मैं बचपने करती तो वो देख देख कर हंसता रहता। जब मैं बीमार पड़ती थी तो उसकी हंसी और रातों की नींद गायब हो जाती थी। तभी मैंने बीच में सीमा को टोकते हुए कहा, उस रात हुआ क्या था? पंकज इतना परेशान क्यों था? वह बिना किसी तरफ देखे पत्थर की मूर्ति बनी बैठी ऐसे बताई जा रही जैसे अभी अभी कोई मूवी देखी और उसकी कहानी मुझे सुना रही हो। बोली, दीदी मेरी माँ जब मैं 7 साल की थी तभी मुझे पापा के भरोसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पापा ने दूसरी शादी कर ली, पर आने वाली माँ आज तक मुझे अपना नहीं पाई। घर में रोज रोज मुझे लेकर क्लेश होता तो पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में पापा और जब तक दादी जिंदा रही मिलने आ जाती थी। दादी के बाद तो जैसे मेरा घर हॉस्टल ही हो गया था और उसी बीच बस मेरे पास इकलौता दोस्त या परिवार जो भी था पंकज ही था। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी। उसने अपने घर में मुझे लेकर बात की थी। घर वालों ने क्या कहा ये तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन इतना पता था कि हाँ नहीं बोला। आंसुओं ने सीमा के गालों पर एक लकीर सी बना ली, जैसे वर्षों से रुके पानी को निकलने का रास्ता मिल गया हो। बीच बीच में वह आंसुओं को पोंछती भी जा रही थी, पर जो 2 साल से रुके हों वो आज कैसे रुक सकते हैं। सीमा की चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? बोली, फिर मैंने ऑफिस से 8 नवंबर तक की छुट्टी ले ली। इन 4 दिनों के हर एक पल को हमने साथ में बिताया। उसकी पसंद का खाना बनाना, पैकिंग से लेकर उसके हर एक छोटे काम को अपने हाथों से करती। वो इन सारे कामों में मेरी मदद करता। हम बच्चों की तरह हंसते लड़ते रहते। कई बार रात में मेरी नींद खुलती तो देखती वो सामने बैठा हुआ मुझे देख रहा है। उस वक्त मुझे उस पर हंसी आ जाती थी। मैं उठकर उसको जबरदस्ती सोने के लिए लिटाती तो वो एक ही बात बोलता, यार तुम सो और मुझे मेरी नन्ही परी को देखने दो। अगर कहीं सीमा पर दुश्मन की गोली का टारगेट मैं ही हुआ तो मेरी नन्ही परी कैसे पहुंचेगी वहां? मैं कैसे देख पाऊंगा उसे? मेरी उंगली उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसके होठों पर टिक जाती और मैं गुस्से का नाटक कर उसे डांट लगाते हुए कहती, मुझे पता है तुम 100 दुश्मनों पर एक साथ भारी पड़ने वालों में से हो। भगवान करे तुम पर आने वाली हर मुसीबत मेरे सिर से गुजरे, और हाँ अगर वापस से बोला तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। इस तरह इन 4 दिनों में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ आधी उम्र गुजार दी थी। ना जाने कितनी बार एक दूसरे को ध्यान रखने की हिदायतें दी थी और फिर जुदाई का वक्त आ गया। ये 4 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चले। उसको स्टेशन तक छोड़ने गई,
स्टेशन जाते वक्त रास्ते भर मैं उदास तो थी, लेकिन उसके सामने जबरदस्ती रास्तों पर बनी बड़ी बिल्डिंग्स को दिखाने के बहाने नजरें चुरा रही थी ताकि वो खुश होकर जा सके, और वो सिर्फ मुझे देखे जा रहा था। जब वो ट्रेन में चढ़ गया तो मैं पीछे मुड़कर आंसू पोंछ ही रही थी कि उसने ट्रेन से उतरकर मुझे गले लगा लिया। बोला, सीमा वादा करो तुम मेरा इंतजार करोगी। सीमा मेरा साथ मत छोड़ना, मैं जल्द तुम्हें अपने साथ लेने लौटूंगा। और इस बार मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं उससे भी ज्यादा भावुक होकर बोली, तुम इस जन्म की बात करते हो, मैं तुम्हें अगले 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे चाहे कितने भी दुखी हो जाओ तब भी नहीं समझे मेरे बुद्धू। ट्रेन की विसिल बजी और वह मेरे माथे को चूमकर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट होठों पर लिए ट्रेन में चढ़ गया। पंकज दूर गेट पर खड़ा हाथ हिलाता रहा और मैं जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। मुझे क्या पता था कि इस 7 जन्म का वादा मुझे इतना महंगा पड़ेगा। उसके जाने का गम था, लेकिन जिंदगी में उससे प्यार करने की खुशी कहीं ज्यादा। वहां पहुंचकर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 13 नवंबर को मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा था। उसके दोस्तों का फोन ट्राई किया, किसी से संपर्क नहीं हुआ। ना जाने क्यों दिल बड़ा घबरा रहा था। मन ही मन उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि कितना लापरवाह है, फोन करना कैसे भूल गया। लेकिन गुस्सा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कभी उसकी बातों को याद करती तो कभी उसके चीजों को चूमती। इस तरह बेचैनी में 2 दिन गुजर गए। ना जाने कितनी दफे उसका नंबर डायल किया, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल ही बता रहा था। शाम को मन नहीं लग रहा था तो टीवी चलाकर न्यूज देखने बैठी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सियाचिन में 6 जवान शहीद। मेरी सांसें रुक गई थी। हालात काटो तो खून नहीं जैसे थी। बार बार पंकज की सलामती की दुआ किए जा रही थी। ना जाने कितनी मन्नतें वहीं बैठे बैठे मांग ली थी, पर मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। उसने मेरी एक ना सुनी। उन 6 में पंकज का नाम भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिया। पागलों की तरह जमीन पर गिर पड़ी। 1 सेकंड में ही मेरी दुनिया उजड़ गई। सपनों का महल ढह गया। रात भर भगवान से रो रो कर भीख मांगती रही कि हे भगवान, मेरे पंकज को सही सलामत लौटा दो, एक खबर झूठी साबित कर दो। इतनी लंबी और भयावह रात कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई और मैं शिमला से मेरी एक दोस्त के साथ दौड़ती भागती दिल्ली आई, पंकज को ढूंढने, दौड़कर उसके गले लगने। पंकज के घर उसकी चचेरी बहन की शादी में आई थी। उसके घर के बाहर लंबी भीड़ लगी थी। उसका पार्थिव शरीर आ चुका था। सबका रो रो कर बुरा हाल था, पर इस सब से बेखबर पंकज ऐसा लेटा था जैसे कि कोई हसीन ख्वाब देख रहा हो, जो मुझे देखकर दौड़ पड़ता था। आज उसे मेरे आने की आहट तक नहीं थी। जब तुम घर आओगी ये करूंगा, ऐसे होगा ये दिखाऊंगा, उससे मिलना। और आज वो शांत लेटा था। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। पंकज की मां ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। उस वक्त शायद वही मेरे दर्द को समझ सकी थी। मां के गले लगकर तो आंसू बहा लिए, पर पंकज पूरी तरह जिसकी पत्नी थी, लेकिन समाज के सामने अभी नहीं। मेरा सब कुछ उससे शुरू हो उसी पर खत्म होता था। उसे छू तक नहीं पाई थी मैं, जिसे मेरी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं था। सालू दीदी, उसने आंखें खोलकर देखा तक नहीं मुझे। उसके बाद महीनों बिस्तर पर रही। घर वालों ने शादी के लिए प्रेशर बनाया तो एक दिन सब छोड़ छाड़ के आ गई दिल्ली, पंकज से किए वादों को पूरा करने। जब पंकज से मिलने का मन करता है तो आंटी से मिल आती हूँ, क्योंकि 7 जन्मों तक इंतजार करने का वादा जो किया था मैंने। अंकल आंटी के पास भी तो मेरी तरह पंकज के अलावा और कोई नहीं है। और उसके अगले दिनों हमेशा के लिए जॉब और मुझे छोड़ पंकज के अधूरे कार्यों को पूरा करने निकल गई थी। आज इतने सालों बाद उसे देख रही थी। उसने अब तक कहीं शादी नहीं की थी। जो हक पंकज उसे देने वाला था वो उसके माँ बाप ने दे दिया। हालांकि माँ पापा ने बहू नहीं बेटी बनाने की बहुत जिद की, लेकिन सीमा के सामने वो हार गए। माँ पापा ने वसीयत लिखकर सीमा को बहू और सीमा के गोद लिए बेटे को अपना पोता होने का कानूनी अधिकार दे दिया। इस तरह माँ पापा को सीमा के रूप में अपना बेटा और पोता मिल गया। वहीं सीमा को परिवार का प्यार,
आज वो गर्व से शहीद की विधवा बनकर पंकज के अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।